नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि इंडिया देश के हरियाणा राज्य में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक रिक्रूटमेंट जो कि पुलिस कांस्टेबल स्टेट के लेवल पर पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 विद 6,000 वैकेंसीज के ऊपर एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आउट हो गया है। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जितने भी लोग मुझे इंडिया देश में हरियाणा से, झारखंड से, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से या इंडिया देश में किसी भी यूनियन टेरिटोरी यानी कि किसी भी केंद्र शासित जगहों से या फिर इंडिया देश के किसी भी राज्य से सुन रहे हैं, सभी लोगों का बता दूं, सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। और आप सभी के लिए एक बड़ा रिक्रूटमेंट, एक नोटिफिकेशन राज्य हरियाणा, इंडिया देश के हरियाणा राज्य से एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2024 में 6000 के करीब लगभग वैकेंसी हैं। 6000 के लगभग लोग रिक्रूट होंगे इंडिया देश के हरियाणा राज्य में, जो कि पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट पर रिक्रूट होंगे। ये एक बड़ी वैकेंसी है, आप कह सकते हो। इसमें आपको बता दूं, इसके लिए फॉर्म आउट हो गए हैं। मतलब कि कब से कब तक लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी इस फॉर्म पर, सैलरी कितनी मिलेगी कांस्टेबल को, क्या काम करता है कांस्टेबल एक पुलिस विभाग में, और महिला पुरुष दोनों ही इस वैकेंसी पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें एक एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। मतलब कहना यह है कि एलिजिबिलिटी, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस क्या ले रहे हैं एसएससी हरियाणा स्टेट में, ये सब आपको बताऊंगा। मतलब कहने का यह है कि सारी जानकारी फॉर्म भरने से लेके आप लोगों को जॉब मिलने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस होगा। मैं बताता चलूँ, स्टेट हरियाणा से एसएससी यानी जो राज्य की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा 6000 के करीबन वैकेंसियाँ आउट हुई, यानी कि 6000 लोग इसमें रिक्रूट होंगे जिनको कांस्टेबल वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। पुलिस कांस्टेबल जॉब मिलेगी, जो कि एक सरकारी जॉब होगी, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा वो दी जा रही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और इसमें ऐसे एक एक पॉइंट इस रिक्रूटमेंट के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी और कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, आप इंडिया देश से कहीं से भी हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख कर भी क्लियर कर दूँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सकता है। हाल ही में जारी करा गया रिक्रूटमेंट है, अभी आप जानते हो, जैसा कि 2 से 3 घंटे ही हुए हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिस को आए, और मैंने कहा कि चलो इसको पहले डिस्कस करें लोगों के साथ, लोगों को बताएं कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट आपके लिए आई है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होगी ये, ग्रुप सी में आती है, ये स्टेट लेवल पर ग्रुप सी में ये वैकेंसी आती है। अब ये ग्रुप क्या है, देखिए, गवर्नमेंट में जॉब होती है वो ग्रेड वाइज हो जाती है, ग्रुप वाइज हो जाती है। ग्रुप ए वाले बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप बी उनसे छोटे होते हैं, फिर ग्रुप सी डी इस तरीके से होता है। सेम ग्रुप 1 ए बी सी डी नहीं होता तो कहीं ना कहीं ग्रुप 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो जिस तरीके जो नंबर पहले आ रहा है जिस भी ग्रुप में, वो पोस्ट बड़ा होता है, और ये गैजेटेड, नॉन गैजेटेड इस तरीके से पोस्ट चलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारा इसमें जो है सिनेरियो बहुत तगड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगाया गया है आपको ग्रुप वाइज पोस्ट समझने के लिए, और ये सारी चीज़ें जिसको लेकर अगर कभी समझना हो तो मैं किसी दूसरे वीडियो में कभी बताऊंगा कि कौन से ग्रुप पर कौन सी पोस्ट होती है। गैजेटेड, मिनिस्ट्रियल, इन पोस्टों का मतलब क्या है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि जो ये वाला रिक्रूटमेंट है
पुलिस कांस्टेबल का ये तो गैजेटेड वैकेंसी नहीं है, ना ही ये मिनिस्ट्रियल है, यानी कि नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा। और ये पुलिस विभाग में आप लोग कांस्टेबल की पोस्ट पर जा रहे हो, मतलब कि आपके यूनिफॉर्म पे स्टार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्टार जो होता है, साफ साफ बता दूँ, स्टार किस किस के जो है आपको यूनिफॉर्म में दिखेगा पुलिस में, तो आपको बता दूँ, जो ASI होता है और SI और I यानी इंस्पेक्टर के 3, और ASI और SI, इसमें आप देखोगे तो SI के 2 और ASI का 1 स्टार होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इंस्पेक्टर, आपने कभी पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर देखा हो तो इंस्पेक्टर के आपने देखे होंगे इस तरीके से 3 स्टार उसके यूनिफॉर्म होते हैं, ये उसकी पहचान है। ठीक है, ये भी स्टार का कोई तुक नहीं था, स्टार बेसिकली उसको एक पहचान देने के लिए रखती है कि यूनिफॉर्म पे अगर 3 स्टार है तो वो इंस्पेक्टर है, 2 स्टार है तो वो SI यानी सब इंस्पेक्टर है, और अगर 1 स्टार है तो वो कहीं ना कहीं वो ASI है। तो ये सब है, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, आप ASI से भी नीचे हो, आप लोग एक कांस्टेबल पोस्ट पर हो गए इधर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ इस वीडियो में, इस रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसी आई है वो क्लियर करूंगा। महिला पुरुष दोनों की वैकेंसियाँ हैं, मतलब ऑल इंडिया लोग इस पे जाकर वैकेंसियों को ले सकते हैं, इस जॉब को ले सकते हैं। आप लोग देखोगे ये आपके सामने वेबसाइट आ गई है, एक बार आप लोग एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। देखिए ये इस साल का पहला रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब देखो यही वाला रिक्रूटमेंट है, मैं एक बार लोगों को दिखा भी दूँ, लोग मानते नहीं है इस बात को कि रिक्रूटमेंट सही में आ जाते हैं। आप देखो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, और यही नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यही पहले से खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट सही में आउट हुआ है हरियाणा राज्य से 6000 के करीब वैकेंसियों पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को 6000 के लगभग लोगों को जॉब देगी पुलिस के अंदर कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये पुलिस बल में रिक्रूटमेंट होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आपको बता दूं इसका लिंक, अप्लाई लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, हालांकि मैंने नोटिफिकेशन और वेबसाइट लिंक ये दोनों ही वीडियो के सही नीचे दिए हैं लोगों की आसानी के लिए, तो वहां से एक बार सभी लोग देख लें। हम चल रहे हैं रिक्रूटमेंट का पूरा नोटिस डिस्कस करने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी हरियाणा राज्य की जो SSC है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा बोला गया है बेज नंबर ये 67 से 70 तक सेक्टर 2 में, राज्य हरियाणा में एक पंचकुला जगह है और उस जगह पर सेक्टर 2 में इनका ऑफिस है। SSC का मेन ऑफिस वहीं पर है, जिससे पूरे राज्य में इस नोटिस को रिलीज करके रिक्रूटमेंट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं 12 तारीख यानी आज नोटिस आया है, 20 तारीख से फॉर्म इसमें ओपन हो रहे हैं और 21 मार्च को फॉर्म क्लोज होंगे। इसकी मैं फॉर्म भरने की पूरी वीडियो अलग दूंगा जब फॉर्म चालू हो जाएगा। अभी इतना समझिए कि 20 तारीख से 20 फरवरी से 21 मार्च तक कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, यानी उसको पूरा 1 महीना मिल रहा है अप्लाई करने का। जैसा आप लोग जानते हो फरवरी 29 दिन का रहेगा इस बार का, तो इस हिसाब से आप लोग को 21 मार्च तक का समय मिला है, यानी पूरा 1 मंथ दिया गया है यहाँ पर कमीशन द्वारा। फीस बता दूं, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग। देखिए एक चीज़ और ये भी है कि ये 6000 लोग फ्री में इन जॉबों को लेंगे, नो फीस। और ये कहीं ना कहीं अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे लोगों से फीस लो ही मत, और लो भी अगर फीस लेनी भी है तो 1 रुपये 10 रुपये इस तरीके से लो। मैं तो ऐसा कहूँगा अगर ये नए नए रूल्स आने लग जाए तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, हाँ लोग अब देखिए, अब वहीं की गवर्नमेंट वहीं के लोगों को रिक्रूट करने के लिए फ़ीस ले तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। बाकी तो ये सही हो ही रहा है आपके लिए, यहाँ पर फ़ीस नहीं है, यानी आप लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हो कि जिस भी लोगों को वैकेंसी चाहिए हो यहाँ पर ले लेना, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। 6000 लोगों को लगभग जॉब दे दी जाएगी। 20 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है हमारे पास कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है इस वीडियो में। जैसे आप देख रहे हो इनविटेशन फॉर्म का दिया है कि आप फॉर्म भर लो, उसके लिए इनवाइट करा है यहाँ पर HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC। और इसमें मैं आपके साथ पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा। पहले पेज पे तो आपने समझ लिया क्या है, आपकी सैलरी क्या होगी वो दूसरे पेज पर दी है, और एज कितनी चाहिए वो भी दूसरे पेज पर है। रिजर्वेशन किसको मिलेगा 6 से लेकर 8 पेज पर वो दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है वो 9-10 पेज पर दिया है। सेम इसके आगे आप बढ़ोगे तो स्क्रूटाइनी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई होंगे वो चीज़ें 13 पेज पर दी हुई है, 13 वाले नंबर पेज पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। रिजल्ट कब आएगा एग्जाम का वो भी आपको बताऊंगा। मान के चलते हैं कैंडिडेट के द्वारा सेम मार्क्स आ जाते हैं, आपके और आपके अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं इस रिक्रूटमेंट में, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं भाई कि यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं उसमें किसको ये लोग ऊपर रखेंगे, तो उसमें आपको मैं आगे बताऊँगा। और इसमें अगर कोई कैंडिडेट गलत तरीके से
से कर रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा, सेंटर्स पे जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो भी यहाँ पर लिखा है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 6,000 पोस्ट पुलिस विभाग में, डिपार्टमेंट में, फ्रॉम द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी बोलते हैं इसको। ये एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस मतलब कि ये सभी के लिए समान होगा, और ये एक एंट्रेंस है कि वो कांस्टेबल पर जाएंगे तो उसकी एंट्री कराने के लिए वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जितने भी लोग क्वालिफिकेशन रखते हो फॉर्म भर देना। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आपको डेट मैंने बता दी है, 21 मार्च 12 बजे तक फॉर्म भर लेना। पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में आप देखोगे 5,000 लोग जो जाएंगे वो मेल होंगे सिर्फ, यानी 5,000 लोग सिर्फ मेल कैंडिडेट होंगे। उसमें से भी आप देखोगे जनरल कैटेगरी वाले 1,800 लोग जाएंगे, अनुसूचित जाति के 900 लोग जाएंगे, BCA मतलब बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी जो हरियाणा में है उन वो 700 और 400 लोग रिक्रूट होंगे। EWS हरियाणा के अगर हैं तो 500 लोग लिए जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप लोग ये भी समझ लो कि यहाँ पर अगर ये सब इनमें आप अगर आते हो तो आपकी वैकेंसी आपको साफ साफ दिख रही होंगी कि आपकी क्या रहेंगी। फीमेल की वैकेंसी बता दो, जितनी बहनें हैं, जितनी महिलाएं फॉर्म भरेंगी उनको 360 लोग ऐसी महिलाएं होंगी जो जनरल कैटेगरी की रिक्रूट होंगी। अनुसूचित जाति के 180 महिलाएं रिक्रूट होंगी, और बैकवर्ड क्लास ए की 140, और इस तरीके से आप लोग समझ लेना। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट से पूरे इंडिया में। उसने अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इंडिया ही नहीं, अगर वो बाहर भी किसी दूसरे बोर्डों से पढ़ के आया है, किसी दूसरे देश में जाकर अगर वो 12th क्लास पास करके आया है, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम और किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास करे उसने, तो वो फॉर्म भर सकता है। ये कंडीशन है, मैं आपको साफ बता दूं दोस्तों। लेकिन इतना याद रखना, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी रहेगा इस वैकेंसी पर, ये कंडीशन है। मतलब इंडिया की नागरिकता उसके पास हो, भले ही वो जन्म से इंडिया में उसका जन्म नहीं हुआ हो, तब भी वो इंडियन सिटीजन पे अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, और उसके बाद वो यहाँ की वैकेंसियाँ, इंडिया देश की वैकेंसियों को ले सकता है। ये कंडीशन भी है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका बर्थ हो इंडिया में। अगर उसके पास बर्थ उसका इंडिया का नहीं है लेकिन उसके पास सिटीजनशिप है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक विद मतलब हिंदी या संस्कृत एज सब्जेक्ट, मतलब 10वीं आपका पास होना चाहिए, या तो आपने हिंदी पढ़ा हो 10th में या फिर संस्कृत पढ़ा होगा, तभी आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। और नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। मान के चलते हैं कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इस वैकेंसी पर फॉर्म भरेगा तो उसको वैकेंसियों पे अप्लाई करने का तो अनुमति है, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ तो मुझे ये वैकेंसी मिल रही है तो मुझे क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मिनिमम 12th पास चाहिए इनको, और 18 से 25 साल के बीच का कैंडिडेट चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दूँ, 22,000 रुपये ये सैलरी देंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल 3 में आता है, यानी कि ये 22,000 रुपये पर मंथ आपको देंगे गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। 18 से 25 साल वाले सभी लोग फॉर्म भर देना, जिनकी भी 1 फरवरी 2024 के दिन 18 साल कंप्लीट हुई है या उससे पहले ही हो गई है और 25 से कम है, फॉर्म भर देंगे। अगर जो आपके रिलैक्सेशन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना मिलेगा। देखिए, एक्स सर्विस मैन लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में कहीं ना कहीं काम करके आए हैं तो वो लोग भी इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। क्राइटेरिया सिलेक्शन का सिंपल है, एक एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट भी हो सकता है मेज़र। उसके आगे ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, बोथ ऑफ विच शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ये सब पास करने जरूरी है, मतलब जहाँ पर लिखा है ना क्वालिफाइंग नेचर, मतलब वो सिर्फ पास करने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप लोग फुल में से फुल ला रहे हो तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, पास भी कर दोगे तो भी आपका आगे निकल जाएगा अगला स्टेज। एक चीज़ और आपको बता दूं, हरियाणा SSC में डू नॉट डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, यहाँ पर एक नॉलेज टेस्ट भी होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लो। उसके बाद ये आपका PMT यानी मेजरमेंट टेस्ट कराएंगे, और PST यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और इसके तुरंत बाद लोग इसको पास करने के बाद एक नॉलेज टेस्ट के लिए जाएंगे, वो सिर्फ 4 टाइम्स जाएंगे, यानी कि 6,000 के 4 टाइम्स आप लगा लो, ये हो जाते हैं
24,000, सिर्फ 24,000 लोगों को ये यहाँ पर नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और आपको बता दूँ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या कुछ होगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए नॉन गैजेटेड पोस्ट है और अदर रैंक ऑफिसर, अदर रैंक में आती हैं पोस्टें। आप जान सकते हो कि भाई आपकी पोस्ट गैजेटेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कांस्टेबल पोस्ट कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं होता, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या कुछ होगा वो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन उसको पास करना जरूरी है, ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है ये मेजरमेंट के तुरंत बाद हो जाता है। इसमें आपको बता दूं, इसमें कैंडिडेट को दो 2.5 यानी 2,500 मीटर के लगभग उसको जो है रनिंग करनी है, यानी कि 2.5 किलोमीटर केएम के लगभग उसको रनिंग करनी है। 12 मिनट में उसको भाग इतना रन करना है। अगर वो इतनी रेस में अगर सही कर लेगा तो वो इसके आगे बढ़ जाएगा। सेम महिला होगी तो 1 किलोमीटर ही उसको रन करना है। अगर ऐसा कैंडिडेट है जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम करके आया तो वो 1 किलोमीटर में भी उसको जो है 5 मिनट के अंदर वो कर देगा, तो वो इसमें आगे बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे यार महिला का हो तो चलो समझ आ गया, महिला का एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी कम दौड़ क्यों है भाई? क्योंकि वो नेवी आर्मी एयरफोर्स में जब गया होगा ना, तो तब उसने भी इस तरीके से काफ़ी रनिंग और ये सब दिए होंगे, तब जाके वो वहाँ पहुँचा होगा। तो ये लोग जानते हैं कि वो ऐसे ही नेवी आर्मी एयरफोर्स में होकर नहीं आया, ठीक है। ये लोग पहले ही जानते हैं कि वो नेवी आर्मी एयरफोर्स में गया था, वो इसीलिए गया होगा क्योंकि उसने सारी चीज़ें निकाली होंगी। अब उससे बार बार यही चीज़ें कराओ तो उसको भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्या ही कर रहे हैं, बार बार सेम ही चीज़ मेरे को हर जगह देनी पड़ रही है। तो इसीलिए आप समझ रहे हो, इस वजह से ये 1 किलोमीटर है उस एक्स सर्विसमैन के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि एक्स सर्विसमैन को क्यों फ़ायदे दिए जा रहे हैं, हालांकि आपको समझना चाहिए वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पहले ही ये सब प्रोसेस निकाले थे उसने आर्मी नेवी और इन सब के समय पर, ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपका मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल फिटनेस भी होगा। आपको बता दूं यहाँ पर आपको मेडिकली फ़िट होना भी ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप वहाँ फिट नहीं रहोगे तो वो आपको वहाँ से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिट होना आपका ज़रूरी है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का एक वीडियो ज़रूर आपको दूंगा जल्द से जल्द, जिसमें आपको समझ आए कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके के होते हैं, आर्मी नेवी और इन सब के लिए अलग, पुलिस विभागों के लिए अलग। नॉलेज टेस्ट आपको बता दूं उसकी 94.5% वेटेज है। देखिए नॉलेज टेस्ट में मैं आपको बता दूं वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे नॉलेज टेस्ट में। ईच क्वेश्चन कैरी, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। मीडियम एग्जाम का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एक्सेप्ट वेयर जहाँ पर नॉलेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं। लैंग्वेज वाली चीज़ें तो लैंग्वेज में ही देनी है, बाकी सारा पेपर दोनों लैंग्वेज में दिया जा सकता है, आप लोग भी इतना समझते हो। फॉर बीइंग कंसीडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अ पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट सिक्योर, उसको 50% कम से कम मार्क्स लाने हैं जितने भी मार्क्स का नॉलेज टेस्ट हो रहा है। मान लेते हैं नॉलेज टेस्ट 100 नंबर का हो रहा है, तो जनरल वाले को 50% मार्क्स लाने हैं उस नॉलेज टेस्ट में। कैटेगरी वालों को इन्होंने 10% छूट दी है, यानी कि उनको 40% में भी उनको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और एडिशनल वेटेज मिलेगी अगर आप नेशनल कैडेट कोर सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे वो A B C इनमें से किसी का भी होगा, तो उसको अलग अलग 3-3 नंबर मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा होंगे ये। सोशियो इको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी है यहाँ पर, उसको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो वो भी एक बार यहाँ से देख लें। सिलेबस बता दूँ नॉलेज टेस्ट का क्या रहेगा। नॉलेज टेस्ट में आपसे जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करेंट अफेयर, जनरल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। मिनिमम 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे। 20% ऑफ क्वेश्चन बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, की हरियाणा राज्य के बारे में आप लोग क्या कुछ जानते हो, उससे जुड़े हुए 20% वेटेज के क्वेश्चन होंगे। मैंने जैसा बोला कि नॉलेज टेस्ट मान लेते हैं 100 नंबर का आ रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। हालांकि इन्होंने बताया 94.5 मार्क्स का वो आएगा, ये इन्होंने साफ बता दिया। फिर भी मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये 100 नंबर का आ रहा है, तो 100 में से 20 नंबर तो ये हरियाणा की नॉलेज से जुड़े हुए चीज़ें पूछ रहे हैं।
इनको 20 नंबर में, 10 नंबर में इनको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ चीज़ें पूछना है। तो इन्होंने साफ साफ बताया है कि कितने परसेंट वेटेज किस किस चीज़ की हम देंगे, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। साफ साफ बात है भाई, जब 12th पास वैकेंसी लेगा, 12th पास कंडीशन है, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी 12th लेवल तक का ही बनाओगे। ऐसा तो नहीं है कि 12th पास को रिक्रूट कर रहे हो और PhD या मास्टर्स तक का लेवल दे रहे हो एग्ज़ाम में, तो ये तो कहीं का भी तुक बनता नहीं है। तो आप भी जानते हो कि 12th पास जा रहा है तो 12th पास लेवल का ही स्टैंडर्ड रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम आप समझ लो, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन OMR पर होगा इस एग्ज़ाम को। नॉलेज टेस्ट आप लोगों का OMR पर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है हरियाणा वालों के लिए भी और इंडिया के सभी लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, 100 नंबर के 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे विद वेटेज ऑफ 0.945 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। देखिए इनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। आप एक एक नंबर का ही रख लेते किसी भी क्वेश्चन को, ये कौन सी मतलब आप सोच रहे हो ये वेटेज क्या बता रहे हैं? मतलब कोई भी क्वेश्चन एक नंबर का नहीं होगा पूरा, हर क्वेश्चन 0.945 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और इस तरीके से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इतने मार्क्स का पेपर होगा, ये तो कंफर्म हुआ, लेकिन क्वेश्चन 100 होंगे ये भी कंफर्म हुआ। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का नहीं होगा, उससे भी कम का होगा। आपको बता दूं कैंडिडेट को जो है 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पता ही है हरियाणा स्टेट में एक OMR शीट इस तरीके से होती है, वो पिंक कलर की होती है, एक किसी भी कलर की हो सकती है। उसमें इस तरीके से सर्कल भरे होंगे पूरे पेज पर क्वेश्चन के सही आगे, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है, उसके आगे लिखा होगा ABCD इस तरीके से ऑप्शन होंगे और उसमें आपको सर्कल ऐसे डार्क करना होगा। हाँ भाई मुझे लगता है B ऑप्शन सही है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। मुझे लगता है C ऑप्शन सही है। देखिए 5 ऑप्शन होंगे आपके क्वेश्चन में, 5 में से 4 तो A से लेकर D तक क्वेश्चन के ही ऑप्शन है। 5वां ऑप्शन इसके लिए होता है कैंडिडेट को लग रहा है कि उसको वो क्वेश्चन नहीं आता और उसको उसे कुछ छोड़ना है, तो वो ऐसे में क्या करेगा, वो 5th ऑप्शन को ही डार्क करेगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि उसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा 5 मिनट यहाँ पर जो है मिलती हैं गिवन टू मार्क 5th को ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। 105 मिनट मिलती हैं आप लोगों को। मैं आपको बता दूं 100 मिनट आपकी जो है इस पूरे पेपर को करने के लिए होंगी, बाकी 5 मिनट मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा। देखिए मान के चलते हैं लोगों को पेपर ख़त्म होने आया, जैसे ही पेपर कंप्लीट होने आया तब जाके पता लग रहा है कि भाई हमें अगर क्वेश्चन छोड़ना है तो उसके लिए हमें 5th ऑप्शन को पूरा भरना होगा, ठीक है। तो अगर लोगों को बाद में ही पता लगा तो 5 मिनट मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि भाई हम किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम क्यों अलग से सर्कल को डार्क करेंगे, ये लोगों की सोच है। और ये बात सही भी है कि भाई हम किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते समय उसके ऑप्शन को डार्क क्यों करें किसी भी ऑप्शन को। तो इन्होंने जो बनाया हुआ है तो उस हिसाब से आप लोग 5वें ऑप्शन को डार्क करोगे। अब लोग कहेंगे यार इसको हमें डार्क करेंगे तो हमारे बाकी क्वेश्चनों के लिए समय नहीं मिलेगा, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट लोगों को मिलेंगी, जो कि उस 5 मिनट में अपने बाकी के जो उनके क्वेश्चन छोड़े गए हैं उनको डार्क कर लें, उनके लिए 5th ऑप्शन को डार्क कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। मान के चलते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो और 5वां ऑप्शन डार्क नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप लोगों के उस क्वेश्चन के जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये तो बात आप भी जानते हो, तो नुकसान फ़ायदा आपका तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप लोग का उस वैसे तो उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स चला जाएगा। इस बात का समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन, तो उसके जो है ओ ओ भाई साहब ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर किसी ने मान के चले पांचों के पांचों ऑप्शन खाली छोड़े हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का नंबर उसका काट लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि आप लोगों के सही वालों में से मार्क्स काटे जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से है, अगर किसी को पता नहीं है कि 5वां ऑप्शन उसको डार्क करना है, अगर वो किसी क्वेश्चन को छोड़ रहा है तो ऐसे में उसके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। हालांकि आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आप अगर 5वां ऑप्शन भर नहीं रहे हो किसी क्वेश्चन में और अनअटेम्प्ट ऐसे ही छोड़ रहे हो तो उसमें आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये नेगेटिव वाला पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। देखो भाई 5वां ऑप्शन डार्क करके आ जाना, पूरा क्वेश्चन खाली मत छोड़ना अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ूंगा। तो ये आपका रहेगा। एक बार सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाली आप लोग एक बार देख लो कि किसको रिजर्वेशन इसमें मतलब किसको इसकी एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि किसी लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज देने की बात कही जा रही है, वो आप एक बार यहाँ देख सकते हो।
जो डेटा इनके पास आया है परिवार पहचान पत्र से के द्वारा, उसके द्वारा ये कुछ बातें कह रहे हैं, उसको आप देख सकते हो। देखिए ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से जुड़े हुए लोगों की कुछ बात हो रही है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम 2.5% वेटेज उनको फालतू देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स या एक्स्ट्रा चीज़ें हम वेटेज देंगे। तो किन के लिए कह रहे हैं तो वो एक बार आप लोग देख सकते हो। मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं मेनली जनरली सबके लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं जनरली सारी चीज़ें एक बार कवर कर दूँ। तो एक बार इसको आप रीड करें। देखिए जो लोग विधवा हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके अब हस्बैंड पति जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। 2.5% वेटेज है, तो सभी का वेटेज इन्होंने ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बताई हैं। अदर कंडीशन भी आप एक बार रीड कर लो। इधर रिजर्वेशन में साफ साफ बता दूं, यहाँ पर राज्य के जितने भी एससी हैं, एसटी हैं, बैकवर्ड क्लास में ए बी इस तरीके से जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सभी को, इन सभी को ही रिजर्वेशंस के बेनिफिट मिलने हैं इसमें। और जितने भी राज्य में रिजर्वेशन में आ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, मान के चलते हैं आप लोग इंडिया में हरियाणा के बाहर, बिहार में, झारखंड में, मेघालय में, इन जगहों के एससी एसटी हो, तो आप लोग रिजर्वेशन नहीं लोगे, आप लोग जनरल के तौर पर फॉर्म भरोगे। ठीक है, मतलब कि अगर इंडिया में अगर हरियाणा के बाहर का कोई भी कैंडिडेट है तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेगा, और हरियाणा का रिजर्वेशन कैंडिडेट अपने रिजर्वेशन ले सकता है। ठीक है, फीस तो कोई है नहीं, फीस नहीं है फॉर्म की, इस बात का मैंने पहले ही बताया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट की, तो वो आप लोग भी जानते हो। पहले इसमें आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल रहेगा, मेजरमेंट और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद लोगों का नॉलेज टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और इसके बाद ही लोगों को वैकेंसियाँ मिलनी है। ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था स्क्रूटाइनी ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं कि आपके पास है या नहीं है। ठीक है, अगर आप हरियाणा राज्य के भी रिजर्वेशंस में आते हो तो आप लोग पहले ही फॉर्म अप्लाई जब करोगे तो तभी अपने सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स अपलोड करना, जिससे कि आपको फ़ायदे मिल जाए। देखिए एक्स सर्विसमैन लोग कौन होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया है, तो इसको एक बार रीड करो सभी लोग। ये सारे पॉइंट एक बार रीड कर लो और थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए इन्होंने बताया है, देखिए इन्होंने ये साफ साफ बताया है कि राज्य में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी में आते हैं, कौन नहीं आते, नेदर बी एससी और बैकवर्ड क्लास। इन्होंने देखिए साफ साफ बताया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये कहते हैं कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी जो है विमुक्त जातीज और ये सब में जो भी है, इन लोगों को बताया है साफ साफ कि आप लोग ना ही एससी हो और ना ही आप बैकवर्ड क्लास में आते हो, ये आपको बताया है। तो आप लोग ध्यान से देख लें कि कौन किस में आता है। हालांकि अभी आपको नहीं पता कि आप लोग राज्य में एससी हो, एसटी हो, या फिर आप किस में आते हो, तो मैं आपको साफ साफ यही कहूँगा, इसकी इनकी राज्य लेवल पर एक लिस्ट बनाई जाती है हर साल या जब भी इनका होता है, ये एक फॉर्म भरवाते हैं कि आप लोग एससी एसटी ओबीसी राज्य में किस वर्ग में आते हो, किस चीज़ में आते हो, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दो। तो इसके लिए अलग से आपका आता है फॉर्म, और उसके बाद ये लिस्ट आती है कि आप लोग किस चीज़ में हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप लोग नहीं बनवा सकते हो, अभी आपके पास समय नहीं है, आप जनरल के तौर पर अप्लाई करके इन वैकेंसियों को ले लो। इसीलिए कहता हूँ कि मैं आपको कास्ट की वीडियो अलग दे दूंगा। जब आप कहोगे, कोई कमेंट में ऐसा बताता ही नहीं है, मैंने कई बार कहा है कि कास्ट के लिए अलग से अप्लाई होता है और उसके बाद एक अलग लिस्ट बनती है। मतलब गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा होता है कि राज्य में कौन किस कास्ट में है, कैसे क्या जो है उनको बेनिफिट मिलना है, और ये डेटा बनवाने के लिए ही जो है आप लोगों से फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। हालांकि कोई फोर्स नहीं होता, मर्जी होती है, आप लोग जिसमें भी आते हो उस के हिसाब से आप लोग अप्लाई करते हो। ठीक है, हाँ अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में एक ना सिनेरियो बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि वो 1 साल ही वैलिड होगा। ठीक है, तो फिर वो कैंडिडेट क्या करता है, हर साल उसको बार बार बनवाना पड़ता है। ये एक थोड़ा सा झमेला सा है इस सर्टिफिकेट के चक्कर में। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए, एक बार इसको ज़रूर रीड करें आप सभी लोग। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता दूं, हरियाणा के एसएससी वेबसाइट से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को यूज़ करके अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके पहले तो रजिस्ट्रेशन में ये सारा कुछ बता देना है, कौन से कास्ट से आते हो, किधर रहते हो, ये सारी चीज़ें बता के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन हो जाता है जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन आईडी से और एक अपना पासवर्ड बनाना, उस पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना। फॉर्म में लॉगिन होने के बाद आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को अपना फ़ोटो, साइन और अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और साथ में
एंड में जब आप फॉर्म जमा करोगे तो फॉर्म जमा करते ही फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपसे आगे आगे मांगी जाती है। जब आपका स्क्रीनिंग कह लो या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तब वो मांगी जाती है। कोई उसको स्क्रीनिंग कहता है, कोई उसको स्क्रूटाइनी कहता है, कोई डीवी कहता है, या अलग अलग नाम रखे गए हैं, हालांकि मतलब सबका सेम ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है लोगों के लिए, एक बार इसको भी ध्यान से देख ले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपलोड होंगे? सिंपल सी बात है, आप 12th की सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, साइन और आईडी एक अगर कोई मांगी जाती है, वो ये सब चीज़ें अपलोड करनी है। अगर कोई हरियाणा का ही निवासी है, मतलब हरियाणा राज्य में ही रहता है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैं यही सी राज्य में रहता हूँ, उसकी प्रूफ। ठीक है, अब ये प्रूफ फ़ायदे क्या करेंगे? देखिए, फ़ायदा उन्हीं के लिए करेगा जो लोग हरियाणा राज्य में रिजर्वेशन से, बाहर वाले अगर हैं उनको तो भाई कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप लोग जनरल के लिए ही फॉर्म भरोगे तो आपको कोई कास्ट जैसे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने, कोई रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए है, इसको एक बार रीड करना। सिंपल सी बात है, इस एग्ज़ाम को कंप्यूटर पर नहीं लिया जाएगा, OMR शीट पर लिया जाएगा। नॉलेज टेस्ट नाम से एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आप पास कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन फाइनली मान लो अच्छा खासा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें आपके जो फिजिकल और ये सब होता है, ये सिर्फ पास करना ज़रूरी होता है, इसको कभी भी फाइनल रिजल्ट में नहीं डाला जाता, ये लोगों को पहले से ही पता होता है। ठीक है, मेडिकल को भी कभी रिजल्ट में नहीं डाला जाता। मेडिकल भी सिर्फ इसलिए होता है कि कैंडिडेट सही में मेडिकली फिट है या नहीं, वो हम लोग जान लेंगे मेडिकल करवा के। तो मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसको फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए नहीं लिया जाता, सिर्फ एग्ज़ाम को ही लिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उसको लिया जाता है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू जैसी चीज़ है ही नहीं। अब कांस्टेबल का क्या ही इंटरव्यू, यहाँ पर तो नहीं हो रहा, आप देख पा रहे हो जैसा कि इसमें कोई इंटरव्यू जैसा कोई प्रोसेस है नहीं। OMR शीट मैंने आपको बता दी, एक पिंक कलर की या ब्लू कलर की हो सकती है, या फिर कोई से भी कलर की हो सकती है। आप लोगों को पूरे पेज पर ऐसे सर्कल से दिखेंगे, उसके अंदर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 इस तरीके से, और उसके सही हर नंबर के आगे 4 4 5 5 ऑप्शन होंगे जिसमें ABCD लिखा होगा, या फिर उसमें भी 1 2 3 1 से लेकर 5 तक नंबर डले होंगे पूरे पेज पे, और उसमें आपको बताना होता है कि आपको किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही लगता है, उसको आपको डार्क करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है या खाली छोड़ना है तो उसका 5वां ऑप्शन आपको डार्क कर देना होता है। इस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाता है। उसी शीट पर ऊपर रोल नंबर डालना होता है सर्कल भर के, और नंबर के हिसाब से भी, और अपने नाम के अल्फ़ाबेट को भी उसमें भरना होता है सर्कल में। इस तरीके से वो OMR शीट होती क्या है मैं लोगों को बता दूं। शीट, उसी शीट के ऊपर एक ऊपर को एक स्कैनर कोड बना होता है। वो स्कैनर कोड, जैसे आप QR कोड फीस के कभी जब पेमेंट करते हो तो QR कोड स्कैन यूज करते हो, उसी तरीके से वो स्कैनर होता है। उसको कोई बार कोड कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो स्कैनर जो होता है वो ही जब मशीन में वो पेपर जाता है तो वो स्कैन की मदद से ही वो मशीन आपका रिजल्ट तैयार करती है, और वो मशीन आपका रिजल्ट इस तरीके से बना देती है उस रिक्रूटमेंट पे। तो इतना आसान प्रोसेस है OMR शीट का। हालांकि एक वीडियो मैंने कहा भी था कि मैं लोगों को OMR शीट की भी बताऊंगा पूरा भर के कि कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम OMR पर हो रहे हैं आज के समय पे, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को पता होना ही चाहिए कि OMR से कैसे एग्ज़ाम होते हैं। बाकी मैंने बता दिया, इससे कुछ अलग आता ही नहीं है OMR से जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको अलग से भी इसमें जानना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, एक बार आप यहाँ से देखें। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, जिन भी यूनिवर्सिटी को, जिन भी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनके द्वारा, या फिर हरियाणा की गवर्नमेंट द्वारा जिन भी यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को ऐसा बताया गया कि भाई ये लोग फेक हैं, ये लोग नकली यूनिवर्सिटी या नकली संस्थान चला रहे हैं राज्य में, अगर किसी को ऐसा भी डिक्लेयर करा गया है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा अगर किसी को फेक बताया गया है, नकली यूनिवर्सिटी और भ्रम फैलाने वाली यूनिवर्सिटी, या फिर लोगों को पागल बनाने वाले संस्थान बताए गए हैं, और वहाँ से आपकी अगर कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो। एक बार UGC का लिस्ट भी देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो UGC के फेक लिस्ट में आती हैं। अगर आपकी करी हुई यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स करा हुआ उस यूनिवर्सिटी से है तो भाई आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब इसमें आपका तो नुकसान हो गया ना, भले ही वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फेक निकला। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, UGC के गाइडलाइन को फॉलो करें। UGC ही इंडिया में पूरी जो है यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, मतलब जो इसमें रहते हैं कोर्सेज से जुड़े हुए, इनको अप्रूवल देता है। अगर इनका अप्रूवल इनके अलावा किसी का होता है तो वो मान्य नहीं होता, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें।
स्क्रूटाइनी डॉक्यूमेंट मैंने साफ बता दिया, जो भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट दोगे वो सब दिखाओगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते समय, और अगर वहाँ पर दिखाने में फेल हो जाते हो रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाओगे। रिजल्ट एग्ज़ाम का कैसे आएगा, तो नॉलेज टेस्ट और एडिशनल कुछ वेटेज जो कोई ले रहा है, एनसीसी की ले रहा है या दूसरी वेटेज ले रहा है, तो वो सब जोड़ के रिजल्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, जो आपने कॉमन अभी एक नाम सुना था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी जो आपने सुना था, वो यही नॉलेज टेस्ट की बात हो रही थी। मान लेता हूँ 2 लोग सेम नंबर ले आए इस नॉलेज टेस्ट में, ठीक है, जो आपका सीईटी था वो इसी को बोल रहे हैं। मान लेते हैं आप लोग इसमें जो है सेम मार्क्स ले आए हो, तो ऐसे में ये लोग वेटेज उसको ज़्यादा देंगे जिसने ज़्यादा अचीवमेंट ली है लाइफ में। मान के चलते हैं तब भी वो बराबर आ रहे हैं, तो फिर ये लोग एज वाइज जो एज में बड़ा होगा उसको पहले लेंगे, क्योंकि एज जिसकी बड़ी है उसके पास चांस कम है आगे रिक्रूटमेंट में जाने के लिए, ठीक है। फॉर्म किन किन कंडीशन में रिजेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एक ही फॉर्म भरना है एक कैंडिडेट को। एक से ज़्यादा फॉर्म भरेगा तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनल डिसीजन कमीशन लेगा आप लोगों का, अगर कोई भी किसी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट करना है, और अगर करना है तो कारण बताते हुए आपको बता देगा कि आपका कारण इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ये कुछ कंडीशंस हैं, आप लोग याद रखें एग्ज़ाम के समय पर, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई मटेरियल ना लेकर जाएं एग्ज़ाम के हॉल में, नहीं तो आप 2 साल के लिए डिबार्ड हो जाओगे, मतलब निष्कासित हो जाओगे। मतलब कि हरियाणा एसएससी आप लोगों को किसी भी रिक्रूटमेंट में बैठने ही नहीं देगा, जो भी एसएससी की हो रही है स्टेट में, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो। 2 साल काफ़ी एक बड़ा पीरियड हो जाता है अगर ऐसी कुछ कर रहे हो। बड़ी से बड़ी जो निष्कासितता है वो 5 साल की है, मतलब अगर कोई जब बड़ी से बड़ी गलतियां भी करेगा इस रिक्रूटमेंट में तो 5 साल के लिए वो आगे 5 साल की आने वाली रिक्रूटमेंट में वो बाहर हो जाएगा। जितने भी हरियाणा में एग्ज़ाम होंगे पब्लिक सर्विस, पब्लिक से जुड़े हुए एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब कि हरियाणा गवर्नमेंट्स के मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आप बाहर हो जाओगे 5 साल के लिए, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी एग्ज़ाम सेंटर में वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन हो गया। आपको बता दूँ, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स का फ़ायदा लोगे तो उसमें आप लोग ये वाला सर्टिफिकेट भर देना। और अगर आप जो है नो जॉब सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ मैं, ये आपका रहेगा अगर आप हरियाणा राज्य के ईडब्ल्यूएस हैं तो इस तरीके का ये वाला फॉर्म भर के आपको ये सर्टिफिकेट भर के इसी फॉर्म में जो आप अप्लाई करोगे कांस्टेबल में उसमें आपको लगाना है। एक बात ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब राज्य के बाहर वाले ईडब्ल्यूएस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मान के चलें आप लोग विधवा हैं तो ऐसे में आप ये वाला फॉर्म लगाएं तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। याद रखना ये सब राज्य के ही लोगों को मिलेंगे फ़ायदे, राज्य के बाहर वालों का नहीं है रिजर्वेशन, ये साफ़ है। हरियाणा राज्य के जो विडो होंगे उनका सर्टिफिकेट देख सकते हो आप लोग, ये पूरा है। विडो मीन्स विधवा, साफ क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। जिसके फादर नहीं है तो वो ये वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि उनके फादर नहीं है, तो उनको उसका भी रिजर्वेशन का कुछ वैकेंसी उनके लिए भी यहाँ पर फिक्स होंगी, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और इस तरीके से ये सर्टिफिकेट आपके होने वाले हैं। हाँ, ये डिक्लेरेशन है भाई, डिक्लेरेशन किस चीज़ का है? हाँ, कि मैंने जो भी फॉर्म में सारी जानकारियाँ दी हैं वो सही दे रहा हूँ मैं, कोई भी गलत जानकारी दूंगा तो मेरे को रिक्रूटमेंट से बाहर कर देना। ये डिक्लेरेशन भी आप लोगों को देना होगा। ये फॉर्म भरवाते में आपसे करा ली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से बताना पड़े इसके बारे में। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट है दोस्तों। आपने सिलेबस ऊपर देख लिया, आपके जो टॉपिक लिखे थे जनरल रीजनिंग नॉलेज और हरियाणा की नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स, ये सब चीज़ें जो पूछ रहे हैं यही पूछेंगे एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं लेंगे। जो आपने टॉपिक ऊपर देखे हैं वही टॉपिक आएंगे और इस तरीके से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेबस जल्द ही आ जाएगा इस वेबसाइट पर, HSSC द्वारा आपका एक्चुअल सिलेबस आएगा पूरा डिटेल में कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो मैं वीडियो उसका अलग दूंगा सिलेबस का। इस रिक्रूटमेंट का पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस हो गया सिलेबस को छोड़कर, क्योंकि सिलेबस अभी नहीं आया, डिटेल्ड में टॉपिक आ चुके हैं। टॉपिक पर आप लोग तैयारी चालू कर सकते हैं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम अप्रैल एंड में होगा, अप्रैल एंड में होगा या फिर मई में होगा इसका एग्ज़ाम, इतना आप लोग मान सकते हो। मतलब अप्रैल में 15 तारीख के बाद ये एग्ज़ाम हो सकता है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में हरियाणा राज्य में, जो कि 6000 लोगों को कांस्टेबल वैकेंसियां देगा। एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। आपका कोई डाउट रह गया हो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, आपका कोई भी डाउट हो। और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, पूरे दुनिया में लोगों तक पहुँचाएँ, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक
तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग समय से इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सके। इंडिया का किसी भी जगह का कैंडिडेट इस वैकेंसी को लेकर इस जॉब को ले सकता है, ये इसमें कंडीशन है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया है। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।